हंगामा जो अभी बरपा है पंजाब 95 पे, अरे यार मत पूछो मत। तो वो क्या हंगामा है? लेकिन इस दफा जो है पानी जो है थोड़ा नाक के ऊपर से चला गया है, तो सफोकेशन शुरू हो गई है। वो जो कितनी सारी ऐसी लाशें थी मॉर्ग में जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी। सीबीएफसी के पास हम इतनी मोटी फाइल लेके गए थे कि आप कोई भी सीन उठा के पॉइंट आउट कीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। सेंसर बोर्ड का एक तो मूल रूप से औचित्य क्या है, ये एक अलग डिबेट है। सर्टिफिकेशन के लिए है ना, तो सर्टिफाई कर दीजिए कि भाई इनके लिए है, इनके लिए है। वो नहीं चाहते कि हम फिल्मकार या कहानीकार कोई भी राजनीतिक बात करें। पंजाब पुलिस को पंजाब पुलिस मत कहो, भारत का झंडा कभी दिखाई दे तो उसको निकाल दो। तो ये कहाँ कहानी हो रही है? तो बेसिकली गौतम सिटी में बनाओ है ना, और अंधेर नगरी नाम रखो। तो 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ भावनाओं का हमको ध्यान रखना पड़ता है फिल्म बनाने में। कुछ बुनियादी कट्स तो हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे कि बंदे का नाम चेंज नहीं करेंगे। पंजाब पुलिस को पंजाब कहेंगे, हिंदुस्तान में हो रही है कहानी, हिंदुस्तान में कहानी हो रही है, ये सब नहीं करेंगे। आप जितना लोकल होगे उतना ही ग्लोबल होगे। कोई सुंदर नगर बोल के शहर है जहां पे हीरो हेलीकॉप्टर में उतर रहा है, वो भी स्कॉटिश कासल में, यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा। मतलब अभिषेक चौबे ने बॉडी डबल का काम भी किया है। 22 साल की उम्र थी तो लगाओ रगे दो साले को, तो वो किया गया मेरे साथ। एकदम सही बात है कि वो बहुत बड़ा वृक्ष है और मुझे अगर बनना है तो उनकी छाया से निकलना पड़ेगा। मजेदार बात तो ये है कि उस फिल्म की वजह से हम प्रोड्यूसरों ने डायरेक्टर को, राइटर डायरेक्टर जो है उसको पैसा डायरेक्टर खुद ही हैंडल करना चाहिए। फिल्म में उसको पता होना चाहिए कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, क्यों कैसे खर्च हो रहा है। जिस कंट्रोल से हटने के लिए यू बिकेम अ प्रोड्यूसर, वो कंट्रोल वापस किसी के हाथ में जाना। There is freedom of speech, there is no freedom after speech. The government was supporting the independent cinema. Yeah, and now the government is against cinema, not just independent cinema. हेलो एंड वेलकम टू लेफ्ट राइट सेंटर। मैं हूं नितिन सुखीजा। आज जो हमारे गेस्ट हैं, तो मैं उनको तब से जानता हूं जब हम लोग कॉलेज में थे। वो पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ता था उस टाइम। पर फिल्म इंडस्ट्री में भेड़ चाल में अपनी तरह की कहानियां बना पाना, लोगों को दिखा पाना, सुना पाना और बाहर से आके अपनी एक पहचान बना पाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। और उस मुश्किल काम को बहुत आसानी से तय किया है अभिषेक चौबे ने। अभिषेक चौबे, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। फॉर्मली कहना पड़ता है। हाँ जी। तो लाइक आई वाज टेलिंग यू पिछली बार कि मुझे सारी फिल्मों में से मतलब जस्ट टू पुट द काउंट्स राइट कि इश्किया, डेढ़ इश्किया, उड़ता पंजाब, सोन चिरैया और फिर नेटफ्लिक्स पे किलर सूप और हंगामा है क्यों बरपा और अंडर करेंट जो आपने प्रोड्यूस किया और बहुत सारी फिल्में जो आपने और प्रोड्यूस की, डायरेक्ट नहीं की है। इन सब में मुझे सबसे ज्यादा मजा जो आया था वो हंगामा है क्यों बरपा पे। तो मजा मतलब फिल्में मुझे सारी पसंद है और पर हंगामा क्यों बरपा के टाइटल से बात शुरू करते हैं कि हंगामा जो अभी बरपा है पंजाब 95 पे। अरे यार मत पूछो मत। तो वो क्या हंगामा है, क्या कहानी क्या है? देखिए क्या है कि यार सेंसर बोर्ड या सीबीएफसी का कायदे का नाम सीबीएफसी है, उससे मेरा बहुत पुराना और प्रेम है। बहुत पुराना प्रेम है, बहुत पुराना रिश्ता है। ओमकारा के जमाने से लेकर अभी तक हमारी जो रिलेशनशिप है उसमें कंसिस्टेंसी एक रही है कि हमें हर दफा परेशानी होती है उनके साथ। लेकिन इस दफा जो है पानी जो है थोड़ा नाक के ऊपर से चला गया है, तो सफोकेशन शुरू हो गई है। पंजाब 95 जो एक फिल्म है, खुद ही अपने मुंह से तारीफ करना तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरूर कहूंगा कि किसी ने देखी नहीं है फिल्म। बहुत दिल से बनाई हुई है, बहुत पर्सनल फिल्म है हनीत रेहन की। उसके वो खुद पंजाब का है, तरन तारण का है। उसने बचपन में इंसर्जेंसी देखी है और पहली फिल्म यूपी में सेट, इलाहाबाद में भी रहा है, तो यूपी में सेट बनाने के बाद उसको अपने गांव की एक फिल्म बनानी थी, अपने तजुर्बों के बारे में एक फिल्म बनानी थी। और उसने जो सब्जेक्ट उठाया वो जसवंत सिंह खालरा साहब का, शहीद कहते हैं उन्हें, और उनकी पंजाब में और पंजाबियों में उनकी बहुत इज्जत है। वो एक ऐसी शख्सियत है जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम हो नहीं सकती। उन्होंने जो किया है, मतलब इट्स वन ऑफ द, आई थिंक इन माय व्यू, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट स्टोरीज ऑफ पर्सनल सैक्रिफाइस।
इन द 20th century इन इंडिया। और जो कहानी है वो मिड 90s में है, जब पंजाब में जो इंसर्जेंसी था वो लगभग नीचे की तरफ था, खत्म हो रहा था, और एक तरीके से आप कह सकते हैं पुलिस राज था। और उस जमाने में ये एक बैंक ऑफिसर ने, अदना सा कर्मचारी है वो, छोटी सी फैमिली है, मध्यम वर्गीय परिवार से आता है, और उसने सब कुछ छोड़ करके, जो वहां पंजाब में मिसिंग लोग बहुत थे, जो कि कहाँ थे किसी को पता नहीं था, और पंजाब में एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स भी हो रही थी। तो वो जो कितनी सारी ऐसी लाशें थी मॉर्ग में जिनकी कोई शिनाख्त नहीं हुई थी, तो वो उनके लिए उसने मुहिम चलाई, जो कि बोल भी नहीं सकते, जो कि है भी नहीं इस दुनिया में। और उनके साथ फिर ये हुआ कि एक दिन वो भी गायब हो गए, और आज तक। तो ये जो हमने जो फिल्म बनाई है और जो हनी ने लिखी है और नीरेन भट्ट के साथ और जो बनाई है, ये उनकी कहानी है, और उनके गायब होने के बाद जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसका क्या निष्कर्ष निकला है, उसकी कहानी है। जो हमने कहानी बनाई है, हालांकि ड्रामा है, लेकिन इसमें हमने जो जितने भी पहलू दिखाए हैं वो एक्चुअल कोर्ट प्रोसीडिंग्स के हैं, जो कि रिकॉर्डेड है। ये पुलिस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ये कोर्ट के डॉक्यूमेंट्स हैं, इट्स ऑल हिस्ट्री। दिस इज एंड इट्स publicly available. Anybody can access it. Anybody can access it. So that's the film that we have made, and we have, हमने तो CBFC के पास हम इतनी मोटी फाइल लेके गए थे कि आप कोई भी सीन उठा के पॉइंट आउट कीजिए, आप वेरीफाई कर लीजिए। लेकिन मुझे क्या लगता है कि आज के जमाने में हमेशा से सेंसर बोर्ड का एक तो मूल रूप से औचित्य क्या है, ये एक अलग डिबेट है। सर्टिफिकेशन के लिए है ना, तो सर्टिफाई कर दीजिए कि भाई इनके लिए है, इनके लिए नहीं है। लेकिन अभी मेरे ख्याल से उनका रुख ये हो गया है कि वो नहीं चाहते कि हम फिल्मकार या कहानीकार कोई भी राजनीतिक बात करें। हमसे वो हक छीना जा रहा है, हमारी स्पेस कम की जा रही है। तो दे डोंट वांट अस टू टॉक अबाउट इट, एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस एंटायर प्रोसेस जो हमारा रहा है, और ये 2022 दिसंबर में गई है सेंसर बोर्ड, 25 चल रहा है, 2.5 साल हो गए जी, 2.5 साल हो गए हैं। और जो इनका जो प्रोसेस भी रहा है वो इतना ओपेक रहा है कि हमको कभी भी क्लियरली समझ में नहीं आता कि हमें करना क्या है। पर कारण क्या दे रहे हैं, मतलब कुछ तो बता रहे होंगे ना कि भाई इसलिए प्रॉब्लम है, झूठा ही सही, कुछ तो कारण दे रहे होंगे कि ना भाई आपने इनकम टैक्स नहीं भरा, क्या नहीं किया आपने। नहीं, कुछ भी होता है कि भाई अब जैसे किसी का स्टेटमेंट है कि इतनी लाशों का हिसाब नहीं है, तो उस नंबर को काट दो। पंजाब पुलिस मत कहो, पंजाब पुलिस को पंजाब पुलिस मत कहो, है ना। और ये तो खैर उल्टा पंजाब में भी हुआ था। कि पंजाब को पंजाब मत कहो। भारत का झंडा कभी दिखाई दे तो उसको निकाल दो। तो ये कहानी हो रही है। तो बेसिकली गौतम सिटी में बनाओ, है ना, और अंधेर नगरी नाम रखो। तो बेसिकली जैसे होता था जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम छोटे थे, तो एक हिंदी फिल्म का एक रहता था ना कि वो कहाँ है, ये लोग किधर रहते हैं, कहाँ की भाषा, नेवरलैंड में एक है ना, वो दे वांट अस टू गो बैक टू इट सो दैट आप किसी भी रीजन के बारे में, किसी भी स्टेट के बारे में, किसी भी शहर के बारे में आप कुछ भी बेबाकी से बात नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी भावनाएं आहत हो सकती है। किसी की भावना, किसी भी चीज का 150 करोड़ लोग हैं तो 150 करोड़ भावनाओं का हमको ध्यान रखना पड़ता है फिल्म बनाने का। तो ये तो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू मेक फिल्म। और ऑल्सो जो प्रोसेस है वो, जैसे मैंने कहा, कि बहुत ही ओपेक रहा है, कि कभी लिखित तौर पे हमें कुछ मिलता नहीं है, फोन करके बता देते हैं कि फलाना कर दीजिए, और हम 3, 4, 5, 6 बार कर चुके हैं। और मतलब एक बार में एक कट नहीं होगा ना, मतलब बड़ा आपको फिल्म मेकिंग बारे में थोड़ा तो अंदाजा है, बड़ा मुश्किल काम होता है। मतलब एवरी टाइम यू हैव टू कम आउट विद द डीसीपी एंड प्रेजेंट इट टू देम, इट्स एक्सपेंस, इट्स लेबर, ऑल ऑफ दोस थिंग्स, एंड इट्स वेरी हार्ड विदाउट क्लियर इंस्ट्रक्शंस। अगर मैं स्टूडियो को, अपने एम्प्लॉइज को, अपने टीम को क्लियर इंस्ट्रक्शंस ना दूं तो वो क्या करेंगे, तो बड़ा मुश्किल होता है। खैर चलिए, वो तो एक काम करने का तरीका, बट मेन प्रॉब्लम इज व्हाट दे आर डूइंग, म्यूटिलेटिंग द फिल्म। मेन प्रॉब्लम इज दैट। और अब तो और मैं हनी तहन से पूरी तरह सहमत हूँ, हालांकि मैं प्रोड्यूसर हूँ, माली नुकसान मेरा है,
लेकिन मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं जब वो कहता है कि अब ये कुछ बुनियादी कट्स तो हम नहीं करेंगे, वो तो नहीं करेंगे कि बंदे का नाम चेंज नहीं करेंगे, पंजाब पुलिस को पंजाब कहेंगे, हिंदुस्तान में हो रही है कहानी, हिंदुस्तान में कहानी हो रही है, ये सब नहीं करेंगे। पर सब हुआ था पंजाब में, पाश वाज किल्ड, मतलब पोएट थे इतने बड़े, वो मतलब वो बीच में बाहर जाना चाह रहे थे, पर जब भी आए तो फिर देन ही वाज किल्ड एंड द लॉट ऑफ पीपल एज यू सेड कि भाई गायब हुए लोग, ये हुआ है, सबको पता है, सबको पता है, ऐसी बात नहीं। और काफी लोगों ने अब इस वक्त काफी लोगों ने फिल्म देख ली है, बिकॉज हम क्या करते हैं, मतलब मरता क्या ना करता वाला हिसाब, फेस्टिवल में जाएगी, हाँ फेस्टिवल में जाने दिया नहीं, हमें इंटरनेशनल रिलीज करने नहीं दी, तो हमने अपने मित्रगण को तो दिखाई ही, बट हमने अकाल तख्त को फिल्म दिखाई है, हमने पंजाब में और दिल्ली में रहते हुए बड़े बड़े जो लॉयर्स हैं, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनको फिल्म दिखाई है, मिनिस्टर ने भी फिल्म देखी है, सबने देखी है। और किसी अभी तक तो किसी ने मुझे नहीं कहा है, हमें नहीं कहा है कि हमारी भावना आहत हो रही है, या इस फिल्म में ऐसा कुछ संगीन है कि जिससे जो है बहुत बड़ा कुछ कांड हो जाएगा पंजाब में, देश खतरे में आ जाएगा, देश खतरे में आ जाएगा, ऐसा तो नहीं कहा है। इनफैक्ट मुझे लगता है, मेरा यह मानना है कि जब फिल्म आएगी तो पंजाब के लिए, पंजाबियों के लिए बहुत ही कैथार्टिक एक्सपीरियंस होगा। और हम अपने पास्ट के बारे में अगर बेबाकी से बात करें, जब कोई दर्दनाक चीज हुई है, तो उससे हमारा दिल जो है, इट गिव्स अस द पावर टू मूव ऑन, and you understand what happened, and then you plan future. Exactly. मतलब if you don't read history, then you don't know how to react. तो हम सबको पता है। और ये बड़ी अफसोसजनक बात है कि फिल्म अभी तक फंसी हुई है। मतलब मैंने कहीं सुना कि कुछ 127 कट है, इतने कट तो फिर बचा क्या पिक्चर? अब हम गिनती भूल गए हैं, एक्चुअली हमें अब हिसाब नहीं है, क्योंकि बात 21 से शुरू हुई थी, अब 100 से ऊपर ही है। तो बचेगा क्या? मतलब कुछ नहीं बचेगा, बचेगा कुछ नहीं, मतलब वो क्या फिल्म रह जाएगी, हमें कुछ पता भी नहीं, हमने कट कर साहब केक था, पहले चेरी निकाल दो, फिर क्रीम निकाल दो, फिर सुनो तो शुगर भी नहीं होनी चाहिए इसमें, तो बचा क्या? मतलब कुछ ब्रेड रह जाएगी, क्रम्स रह जाएंगे, वो भी ब्रेड रह जाएंगे। खैर चलिए, उम्मीद यही है कि भाई पंजाब 95 जो है वो ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड कॉल कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं। हाँ, दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द बेस्ट वी कैन डू, एंड बाकी it'll see its light. I'm sure they'll come a day. आपकी बाकी फिल्मी जर्नी बात करें। जी जरूर, है ना। मैंने कहा क्योंकि पहले ये थोड़ा अभी रिसेंटली चल रही है बात, तो मुझे लगा ये बात कर लेनी चाहिए। एक चीज जो मतलब चूंकि आई नो यू पर्सनली, तो मुझे मालूम भी है, आपकी सारी फिल्में बहुत रीजन स्पेसिफिक हाइपर लोकल कहानियां हैं। चाहे वो ईस्टर्न यूपी की है तो ईस्टर्न यूपी में है, पूर्वांचल में है, जो वेस्टर्न यूपी है सीतापुर है तो वहां का है, पंजाब उड़ता पंजाब में है, चंबल में है तो चंबल में है। और ये हाइपर लोकल कहानियां चुनना, वहां के चरित्र चुनना और वहां की कास्टिंग करना सबसे इंपॉर्टेंट। कि मुझे जो आदमी है, जैसे पहले था कि बहुत क्लीशेड कास्टिंग होती थी, एक ही आदमी आइयो बोलता था तो हाँ ये है, और उत्थे ज्यादा पयासी बोलता था तो पंजाबी हो जाता था। बहुत खराब पंजाबी बोलते थे, बहुत खराब साउथ इंडियन एक्सेंट लाते थे। हाँ, कैरिकेचरिस्ट था, सब कुछ कैरिकेचर। और वो तोड़ना और वो लोकल कहानियां बना करके वैसी कास्टिंग करके एक वाइडर ऑडियंस तक लाना, और वो भरोसा रखना कि कहानी जो है अपनी बात कह लेगी। Because it's easier to make an urban film. It's easier to make a city film, a love story in a city. एक तो लव स्टोरी होती नहीं है तो भाई कहानियों में होता है कि भाई, दूसरा ये कि जो हर कहानी में एक, और मैं बहुत सारी बातें बोल रहा हूँ so that you get time to so touching issues apart from the story of the protagonist, like the Naxalism touch in Ishqiya, which comes a little later, but suddenly you realize कि अच्छा ये angle है ना, the drug problem in Urta Punjab, the Chambal story. I mean, that whole concept, apart from the local issue of the character that Bhumi was playing, and the character that Sushant played, and everybody was there. So the larger thought कि हम सब अपनी सोचरिया की तलाश कर रहे हैं, which dawns on you by the time the film ends, because you are so engrossed in that story कि यार चल रहा अच्छा ये तो ये बात है। तो वो जो लोकलाइज स्टोरीज हैं, जैसे किलर सूप में मुझे याद है मैंने फोन भी कहा था कि यार
एक कास्टिंग गड़बड़ हुई है इसमें, आई रिमेंबर आई टोल्ड यू दैट कि भाई वो साजिश संधे, मुझे नहीं लग रहा था कि भाई वहाँ है ना, यू ट्राई टू जस्टिफाई इट, पर वो मेरा टेक है। ये सब करना, what drives you to do this in a filmy world where it's easy to make quick buck and make a quick commercial film? Yeah. Well, you saw काफी इसके 3-4 चीजें। या 3-4 चीजें हैं, तो I'll start with the last thing कि you know my father works in finance, तुम जानते हो, बैंक में काम करते थे, उसके बाद he's a financial advisor। उन्होंने मुझे, जब मैं इंडस्ट्री ज्वाइन किया तो उन्होंने इंडस्ट्री के बारे में फ्रॉम फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव काफी पढ़ाई लिखाई की, और उन्होंने कहा कि तुम्हारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसका साइज जो है, जो प्लास्टिक की बाल्टियां बनती है ना, उस इंडस्ट्री में भी छोटा साइज है तुम्हारी इंडस्ट्री का, तो पैसा कमाने के लिए सही जगह नहीं है बेटा। मुझे भी लगता है कि अगर पैसा कमाना आपका मोटिव है, और पैसा कमाना पड़ता है जिंदा रहने के लिए, बट लेकिन पैसा, बहुत सारा पैसा कमाना और उस लेवल की ऐशो आराम की जिंदगी अगर आप चाहते हैं, तो फिल्म इंडस्ट्री इज नॉट द राइट प्लेस फॉर यू, फॉर द सिंपल रीजन कि वो आप पिस जाओगे, यू नो। सो इफ यू आर नॉट utterly in love with the medium, with the process और सिनेमा पर से, तो ये यहाँ आने का मुझे कोई जस्टिफाइड कारण नहीं है, कोई कारण नहीं। अगर आप ग्लैमर और शोहरत की वजह से आते हो तो आप रौन दिए जाओगे। तो मेरे ख्याल से द ओनली रीजन टू बी हियर इज टू बी इन लव विद द मूवीज, दैट इज द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू सस्टेन यू। जो हाइपर लोकल कहानी की जो बात है, वो ऐसा था यार कि हम तो साथ में ही बड़े हुए हैं, तो हमने जो 90 के दशक का सिनेमा जो हम देख रहे थे, हम लोग साथ में, हमने 90s में बहुत सारे, हमने गोविंदा की फिल्में भी सब साथ में देखी है, सिनेमा हॉल में जाके हमने अठन्नियां भी उड़ाई हैं और हमने उसके बाद बैठ के हमने उसको बहुत एनालाइज भी किया, उसको हम चीरफाड़ भी करते थे कि ये पैंट नीली क्यों थी। तो जस्ट टू गिव यू कॉन्टेक्स्ट, हम जो बात कर रहे हैं, तो हम लोग अच्छी कहानी उस वक्त से ढूंढ रहे हैं, 90 के दशक से। तो 90 के दशक में भी कुछ फिल्में आती थी जो कि हमें पसंद आती थी, वो हाइपर लोकल ही हुआ करती थी, चाहे वो बैंडिट क्वीन हो या इस रात की सुबह नहीं हो या इवन सत्या ऑफ कोर्स, सत्या, तो ऑल ऑफ दीस फिल्म्स। लेकिन सत्या हम लोगों ने अल्पना में साथ में देखी थी। नहीं, सत्या मैंने बम्बई में देखी थी। हमने ये इस रात की सुबह नहीं, सुबह नहीं और रंगीला, ये सब साथ में देखी मेरे ख्याल से। लेकिन जो बाय एंड लार्ज जो मुख्य धारा का सिनेमा था उस जमाने में, वो पता नहीं कहाँ था, वो लोग पता नहीं कहाँ रहते थे, पता नहीं कौन सी भाषा बोलते थे। उस टाइम वो रईस लोग आ गए थे, क्या कहते हैं, बर्न्ट आउट बैकग्राउंड, वाइट, सब कुछ बहुत ग्लॉसी हो गया था, बहुत ज्यादा ग्लॉसी हो गया था सिनेमा, बहुत ज्यादा ग्लॉसी हो गया था। तो एक तो जब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया, जिस दौरान आया, तो with the staple diet of Hindi films, but by the time जब मैं बम्बई आया, मैंने काफी बाहर का सिनेमा भी देखा हुआ था, और ये एक चीज मुझे, मेरा एक रिएक्शन था कि यार ये जो कहानियां हो रही ना, कि कोई सुंदर नगर बोल के शहर है जहां पे हीरो हेलीकॉप्टर में उतर रहा है, वो भी स्कॉटिश कासल में, यार ये मेरे से हो नहीं पाएगा, मतलब यू नो। एंड आई वाज वेरी वेरी स्कैर्ड बिकॉज दैट वाज द मेन स्ट्रीम सिनेमा। अब यहाँ इसमें कैसे, इस किले में कैसे भेदूं, इसको कैसे फतेह करूं, तो बहुत पशुपेश में था। लेकिन फॉर्चुनेटली जो छोटे शहर से सिनेमा बनाने आए हैं लोग बॉम्बे में, मैं उसकी सेकेंड जनरेशन हूँ, उसकी मेरे पहले आ गए थे, तो उन्होंने थैंकफुली, मैं उनका बहुत कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने शुरू कर दी बात। जब अनुराग कश्यप ने फिल्में बनाई या दिबाकर ने बनाई, दिबाकर मेड द दिल्ली सिनेमा, जो आज की दिल्ली सिनेमा इतना बड़ा हुआ, जब घोसला वाज वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स। अनुराग ने ब्लैक फ्राइडे बनाई, बॉम्बे को जिस तरीके से हमने देखा, या सत्या जैसे हमने बॉम्बे को जिस नजरिए से देखा, विशाल भाई जिनके साथ मैंने इतना काम किया है, सो दीज एंड शेखर एंड रामू एंड ऑल ऑफ दीज गाइस, दे स्टार्टेड ओपनिंग इट अप। तो हमें एक रास्ता मिला कि जिस तरीके का हम सिनेमा बनाना चाहते थे, और हमें ये यकीन था कि आप जितना लोकल होगे उतना ही ग्लोबल होगे, क्योंकि ओमकारा फॉर दैट मैटर जब आप कर रहे थे विशाल के साथ, तो बारिंग द लोकेशन, एवरीथिंग वाज
Khain was completely you got the region right. Yeah, got the region right. At least उनकी भाषा पकड़ी, कैरेक्टर पकड़े, लोकेशन आपने जहाँ पे सेट लगाया, जहाँ शूट किया, वो एकदम वेस्टर्न यूपी नहीं था, वेस्टर्न यूपी नहीं था, लेकिन हालांकि लखनऊ में शूटिंग की थी थोड़ी बहुत, वो भी वेस्टर्न यूपी नहीं है, बट लखनऊ में शूटिंग करी थी थोड़ी बहुत, और मेरे ख्याल से वो लखनऊ में, अब तो लखनऊ हैज बिकम द नेक्स्ट फिल्म सिटी। यस, तभी मैं वहाँ शिफ्ट हो गया जी, एकदम सही राइट टाइम में आपने मूव किया, बिकॉज उस जमाने में लखनऊ में शूटिंग करना इतना आसान नहीं हुआ करता था। हमारा यही था कि जितना लोकल जाओगे, बिकॉज देखो क्या है ना, आप कोई भी सोसाइटी हो, चाहे हिंदुस्तान में इतनी सोसाइटीज हैं या आप बाहर के देश में जाओ, समस्या सबकी वही होती है। You know, it's economic problems, it's emotional problems, relationship issues, it's corruption, it's crime. ये दुनिया के हर कोने कोने में सेम है, you know, more or less. आप लेकिन अगर आप हाइपर लोकल जाओगे तो आप जो कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करोगे, एक फ्लेवर आता है ना। हाँ, एक होता है कि भाई आप कहानी कह रहे हो कि फलाने समय में एक फलानी जगह पे ये बात हो रही है, सबसे पहले तो आप ये कहोगे ना, सुंदरनगर नहीं है कि भैया ये 1975 में ये चंबल है ना, और चंबल का ये हिस्ट्री है, हम आपको चंबल की हिस्ट्री से अवगत करा रहे हैं। और जब आप चंबल की हिस्ट्री देखना शुरू करते हो, अब डकैतों के बारे में कहानी देखना पड़ती हो, लेकिन आप उनकी कहानी जब में घुसते हो तो आप देखते हो कि इनके जो मुद्दे हैं, जिनकी जो समस्याएं हैं, जो जिस चीज से जूझ रहे, ये तो साला हमारे सोसाइटी में भी वही, जात का फर्क है, मिसोजिनी है, यू नो, एक स्पिरिचुअल सर्च है, ये तो आप कहाँ भी, और वही कारण है कि वो बागी बने और एग्जैक्टली और उस दुनिया में गए। तो और ऑल्सो क्या होता है कि इट इज, नितिन, मुझे ऐसा लगता है ना कि इट इज वन ऑफ द जॉयज ऑफ आवर प्रोफेशन। फिल्म मेकिंग तो वही है, वही कैमरा है, वही लेंस है, वही एडिटिंग स्टूडियो है, वो तो है, लेकिन हर बार जब आप नई फिल्म बनाते हो और आपको ये एक तरीके से अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप एक पूरी नई दुनिया में जाओ, आपकी सेल्फ ग्रोथ होती है। इट इज वन ऑफ द जॉयज ऑफ व्हाट वी डू। आई मीन, इसके लिए तो मैं कभी तो जब मैं डाकुओं के बारे में फिल्म, एक वेस्टर्न बनाने का, मतलब एक्चुअली बात मेरी रॉनी स्क्रूवाला साहब से बात हुई थी, जब उन्होंने मुझसे मुलाकात की तो उन्होंने कहा, यार तुम वेस्टर्न बनाओ, तुम्हारा वेस्टर्न मुझे लगता है तुम अच्छा करोगे। मैंने कहा ठीक है, वेस्टर्न मुझे पसंद भी है एज अ जॉनर, अब वेस्टर्न कहाँ किया जाए, तो यही राजस्थान, ये चंबल, यही होता है। तो चंबल में गए, वहां के बारे में पढ़ना शुरू किया, हालांकि बैंडिट क्वीन देखी थी, पान सिंह तुमर भी देखी थी, लेकिन चंबल के बारे में जो पढ़ना शुरू किया तो कितनी बातें समझ में आई। एक फिल्म या दो फिल्म तो सारी बातें कह नहीं सकती, तो समझ में आया कि भाई क्या था, तो इट वाज एजुकेशनल आल्सो, यू नो, इट एनरिचेस योर ओन एक्सपीरियंस, और फिर आपको समझ में आता है कि कहानी, ये कॉन्टेक्स्ट में क्या कहानी कही जाए, you know, तो उसको कहानी को, तो that is one of the joys of my profession. Every time I make a film, I learn something new. तो उस वक्त पे आगे कहते कि चंबल मत बोलो, इसको बोलो कि सुंदरनगर है, हाँ, तो फिर प्रॉब्लम है ना। एब्सोल्युटली। अरे इससे तो खैर अब तो प्रोड्यूसर्स फिर भी वो हो गया। मुझे याद है मकबूल में मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हुआ करता था तब, और मकड़ी में इनफैक्ट मैं असिस्टेंट डायरेक्टर था विशाल जी के साथ, और जब मकड़ी का पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था तब हम लोग मकबूल बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस इंडस्ट्री के पास वक्त नहीं था हमें उस स्क्रिप्ट को कोई तवज्जो देने के लिए। तो मुझे याद है विशाल साहब की ह्यूमिलिएशन की, हम लोग प्रोड्यूसर दर जाते थे, और मकड़ी बिक भी नहीं रही थी, तो उनकी फोर्ड एस्कॉर्ट गाड़ी हुआ करती थी जिसमें पीछे हम कैन रखे थे, जो देखना चाहे फिल्म दिखा देते, और दूसरा मकबूल की स्ट्रिप लेके जाकर के हम बेचने की। मकड़ी में तो चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी ने भी हाथ खींच लिए थे ना, कुछ ऐसी बहुत कांड हुआ। तो एक ही चीज हम बोला जाता था मकबूल के बारे में कि इससे शेक्सपियर निकाल दो। हाँ, ये मत कहो कि शेक्सपियर है, कि कोई यहाँ इस देश में पढ़ता लिखता नहीं है शेक्सपियर, तुम्हारी इट्स गोइंग टू वर्क अगेंस्ट यू। तो यू नो, तो शेक्सपियर नहीं रहेगा, तो बचेगा क्या? हाँ, वही कह रहा हूँ, और वही तो यूएसपी है, वही तो यूएसपी है। और एक मिनट, उस पे 3-4 फिल्में अलग अलग प्लेस पे, अलग अलग फिल्में हैं। हाँ, उसकी तो यूएसपी है। और आई थिंक द मोस्ट इंटरेस्टिंग, अगर आप शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ के कॉन्टेक्स्ट में मकबूल देखो तो आपको समझ में आता है कि अच्छा क्या कलाकारी की गई, अदरवाइज तो गैंगस्टर स्टोरी है। क्या ही बोलने मतलब। नहीं, हैदर आप देखते हो या मुंगेरा देखते हो, आप जो भी अगर आप देखते हो, तो अगर आपने नाटक पढ़े हैं या नहीं पढ़ा तो समरी पढ़ लो भाई, कम से कम इसी बहाने शेक्सपियर पढ़ लेगा कोई आदमी, क्या है शेक्सपियर ने क्या कहानी लिखी है। आई टोटली अंडरस्टैंड। तो आपने जब शुरुआत की, अब लेट्स टॉक अबाउट योर जर्नी, है ना, तो दिल्ली से गोविंदा की फिल्में देखने के बाद फिर आप जब आप बम्बई आ गए, आपने पढ़ाई की, यहाँ पे कोर्स किया, और आपने एक फिल्म जो आपकी पहली फिल्म थी, और मैं जानता हूँ क्योंकि मैं आपके साथ रहता था उस टाइम, जो जिसके बारे में कहीं कोई बात नहीं करता है,
मेंशन नहीं की. हाँ, the first film as an AD was Shararat. Yeah. In fact, no internet has this. Nobody mentions it. मतलब अगर मैं चाहूँ सेंसेशनल करना कि अभिषेक चौबे ने बॉडी डबल का काम भी किया है. तो वो जो अभिषेक बच्चन का बॉडी डबल का कंधे का शॉट था ओवर शोल्डर वाला, तो वो जो पहली फिल्म मिली जिसमें आपने शरारत, जिसमें आप एडी थे, और तो शुरू से ही जो फिल्में आपने कोई भी, वो भी एक मेन स्ट्रीम फिल्म नहीं थी. गुरुदेव के साथ आपने की. So let's just go linear in your journey, starting with शरारत. तो शरारत पहली फिल्म थी. उसके पहले मैंने एक प्रोडक्शन हाउस था मैजिक बॉक्स टेलीविजन का, उसके लिए मैंने कुछ 3-4 महीने इंटर्नशिप करी थी. और फिर वहां से मुझे एहसास हुआ कि मुझे टेलीविजन में मुझसे होगा नहीं, मुझे फिल्मों में काम करना है. ललक थी फिल्मों में काम करने की. और मेरी एक टीचर थी जो कि जब मैं जेवियर्स इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेशन में था, तो फॉर्चुनेटली शी वाज आल्सो राइटर ऑन शरारत. तो उनकी मेहरबानी से मुझे शरारत में एज अ गोफर काम मिला लिटरली. मुझे एक्चुअली कुछ नहीं आता था. मुझे कुछ शाम को 2001 स्पेस ओडिसी देखने के बाद सुबह शरारत में काम करना था. और मुझे टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं थी. कैमरा एंड ऑल ऑफ दैट, आई जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट गोज बिहाइंड द कैमरा और इन फ्रंट ऑफ इट फॉर दैट मैटर. लेकिन उनकी मेहरबानी से मुझे नौकरी तो मिल गई. और वो फिल्म जो थी, इट वाज लाइक अ स्कूल फॉर मी, बिकॉज फ्रॉम नोइंग नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. मैं कॉस्ट्यूम, शुरुआत जब मैंने करी तो मैं कॉस्ट्यूम असिस्टेंट था. तो क्या होता था कि सुबह सारे एक्टर्स, और बहुत सारे एक्टर्स थे उसमें, और बहुत पुराने जमाने के सारे बुजुर्ग लोग थे, बड़े लोग थे. हाँ, अमरीश पुरी साहब थे, हेकी अंगल साहब थे, दारा सिंह जी थे, विजू खोटे थे. तो आई मीन आई वर्क विद विंटेज बॉलीवुड एट दैट टाइम. उनके साथ बहुत अच्छा लर्निंग हुआ मेरा. लेकिन क्या होता था कि कॉस्ट्यूम असिस्टेंट है आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करते हो, कंटिन्यूटी की एक फाइल आप मेंटेन करते हो कि भैया गलत ना हो जाए कंटिन्यूटी, और आप कपड़े पहना देते हो, एक्टर को मेकअप करवा देते हो, वो सेट पे चले जाते हैं. अब अगर 9 बजे की शिफ्ट, 9 बजे चले गए लोग तैयार होकर, अब मेरा क्या काम है मुझे कोई अंदाजा नहीं था. तो देखते कुछ पहले 5-10 दिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैमरा क्या कर रहा है, वो कैमरा यहाँ क्यों रखा, वहां क्यों नहीं रखा है, एक्टर ये कहाँ से आ रहे हैं, कब एक्टर जब यहाँ है तो दिखाई भी दे रहा है कैमरा पे कि नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि लेंस का कोई अंदाजा नहीं आ रहा. उस फिल्म में मैंने वो सारी चीजें सीखी, यू नो. एंड आई हैव टू गिव क्रेडिट टू गुरुदेव भल्ला एंड उर्मी जुवेकर फॉर गिविंग मी दैट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज वो बहुत ही लंबी, उसको फिल्म मेकिंग बहुत लंबी थी. और वो ऑल्सो द फिल्म, वो कहानी थोड़ी मुख्तलिफ थी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड की जो स्टाइल होती है, लेकिन मेकिंग उसका जो पूरा प्रोसेस था, दैट वाज वेरी ओल्ड बॉलीवुड, दैट वाज वेरी मेन स्ट्रीम बॉलीवुड जैसे होता था काम. तो आई गॉट अ विंडो इनटू दैट टू वर्क विद veterans like A.K. Beer, who was a cinematographer, Saroj Khan ji, who was the choreographer, you know. So तो एक मुझे समझ में आया कि भैया हमारी इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, एक टेक्निकल एंड बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग. और उससे भी ज्यादा जो मुझे लगता है ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो कैसे, हाउ डू यू कंडक्ट योरसेल्फ ऑन सेट, हाउ डू यू मेक रिलेशनशिप्स विद पीपल ऑन सेट. आई थिंक दैट इज मोर important in a functioning industry like Hindi cinema, because technical आप समझ ही जाओगे. It's like driving a car. I mean, it depends on how well you do it. But basic, तो मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर का क्या काम होता है, ये पूरी जर्नी मेरी शरारत में थी. मुझे पूरा A to Z समझ में आ गया. हालांकि मैं I started off as a gopher, a runner. I ended up also, you know, doing the work of a first AD in that film. And doing the work as in my first, there was a first AD, but there was an opportunity, was not well, so I got it in थोड़ा वक्त मुझे वो करने का अपॉर्चुनिटी मिला. तो मुझे वो पूरा जो बिहाइंड द सीन्स का क्या होता है, वो सारी चीजें उस फिल्म से समझ में आई. हालांकि एक बात मैं जरूर कहूंगा कि वो मेरे टेस्ट की फिल्म नहीं थी, यू नो. और ये मेरे ख्याल से मैं सौभाग्यशाली हूं कि मेरे टेस्ट की फिल्म नहीं थी, बिकॉज देन आई कुड लुक एट द प्रोसेस वेरी डिस्पैशनेटली. You know, I had no judgment on what is happening on screen. ये अच्छा है या बुरा है क्या है, मैं बस देख रहा था कि इसको करने से क्या होता है. हाँ. तो वो ये बटन दबाने से बत्ती जलती है, है ना, वो पता होना चाहिए. बत्ती जलने के बाद क्या हो रहा है वो ठीक है, वो मेरा विजन, मेरा काम भी नहीं है, और मैं बोलूंगा तो मेरी जगह भी नहीं है बोलने की, है ना. और बहुत मतलब उस फिल्म में मेरा जूस निकाला वहां कि आई वाज यंग एंड आई वाज लाइक वर्किंग लाइक अ म्यूल. 22 साल की उम्र थी,
तो लगा रगे दो साले को, तो वो किया गया मेरे साथ, और 17 18 घंटे, और वो मैंने फिल्म स्क्रिप्ट राइटिंग से लेकर के कॉपी निकलने तक करी। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द शूटिंग, बट पोस्ट प्रोडक्शन का भी सारा प्रोसेस उस जमाने में जो हुआ करता था, आज एकदम बदल चुका है वैसे, वो पूरा समझ में आया। तो बाय टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग was because of शरारत, and it was in that regard I'm very thankful कि वो मुझे तजुर्बा मिला। और वहां से सीधे आया मकड़ी पे। वहां से सीधे आए, वहां से बीच में एक हल्का सा वक्फा था बिटवीन शरारत एंड मकड़ी, बिकॉज मैं जब वहां से निकला, जब फिल्म खत्म हुई, फिल्म देखी, तो मुझे समझ में आया कि ये तो करना नहीं है। उस समय इंडियन आर्ट सिनेमा में खत्म हो गया था, NFDC तो वो इंडस्ट्री थी भी नहीं। तो अगर यही है इन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, अगर यूं ही फिल्म बनती है, तो यार मैं यहाँ क्या करूंगा क्या करूंगा। तो मैं कुछ दूसरे कोने तलाशने लगा था। तो एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की भी कोशिश की गई, जो कि हो नहीं पाई। पैसे सारे खत्म हो गए, पैसे यूं खत्म हो गए कि मतलब ऐसे कहीं जाना होता था तो कितना मैं चल के जाऊंगा, क्योंकि कितना बस से जा सकता हूँ। तो वो दिन आने लगे, घर से पैसे मंगाना पड़ा, तो वो सब शुरू हुआ। तो मैं पैसे खत्म हो गए थे, हालांकि मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के सिनेमा में काम करने की कोई इंटरेस्ट नहीं था, पैसे लेकिन एकदम खत्म हो गए थे। उस समय मुझे कुछ 6 महीने बाद एक फोन आया कि विशाल भारद्वाज साहब इज लुकिंग फॉर एन असिस्टेंट डायरेक्टर, एंड वी ऑल न्यू एज अ म्यूजिक डायरेक्टर। तो मुझे बेस्टसेलर वाला सब कुछ बनाया था एक बार। हाँ, लेकिन मुझे उस समय पता नहीं था, क्योंकि उस समय टीवी कहाँ था तो या टीवी देखने का टाइम नहीं था। हाँ, तो हम तो जानते थे कि वो म्यूजिक डायरेक्टर, लेकिन मुझे ये समझ बताएगा कि चिल्ड्रंस फिल्म, बच्चों की फिल्म है, CFSI इज मेकिंग इट, और 3 महीने का कमिटमेंट है सिर्फ, और 25,000 रुपए मिलेंगे। मैंने कहा यार 8,000 रुपए, मतलब 5,000 से 8,000 आ गए, मतलब यार बहुत बड़ा इंक्रीमेंट है। मतलब 25,000 में तक 6 महीने तो निकाल लेंगे। तो इस लालच में मैं गया था। एक्चुअली लिटिल डिड आई नो दैट इट्स गोइंग टू चेंज माय लाइफ। आई मीन आई हैड नो आइडिया, क्योंकि विशाल भाई से जब मैं मिला, पहली मीटिंग जब मेरी हुई, तो उन्होंने मेरे से कोई सिनेमा के बारे में बात नहीं की, मुझसे कभी कुछ नहीं पूछा कि कैसे काम होता है, तुम फर्स्ट AD बनना चाहते हो, तो हाउ डू यू डू योर हाउ डू यू मेक अ शेड्यूल, सब कुछ नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा भूत में विश्वास करते हो? तो our first interview, so to speak, was we were talking about superstition and ghosts. So it was surprising. अच्छा लगता है कि भाई, और हमारी गली से आया हुआ एक बंदा है और सीनियर है। तो वो फिल्म मैंने I joined it thinking 3 months and 25,000 rupees, and then I worked with him for the next 10 years. Yeah, and you wrote for him. You were associated. He produced my film. I mean, so it is still. I mean, I'm still very close. And Ishqiya was such a good launch. Exactly. Such a good platform to do Gulzar Saab writing for you. Shaz Jugi, he's the producer and the music director. Yeah. It's one of the most, I would say, richest and the most fruitful relationships I've had in my life, and it still is. Then what went wrong? Why? I mean, yeah, of course, everybody branches out to grow. Yeah. So, at what point did you decide that now I need to move out? Basically, move out of the shadow and say, now I'm on my own. Yeah. Which सारे उड़ता पंजाब, right? डेढ़ इश्किया के बाद, डेढ़ इश्किया के दौरान ये बात हम दोनों को क्लियर हो गई थी कि ये वाली फिल्म कर लेते हैं। हाँ, and then let's move our separate ways, because we were both growing in different directions. एकदम सही बात है कि वो बहुत बड़ा वृक्ष है, और मुझे अगर बनना है तो उनकी छाया से निकलना पड़ेगा। तो और इसमें कोई एनिमोसिटी नहीं थी। It was the most amicable sort of a thing, very wonderfully, nicely done. And I remember we were having a drink on his terrace. डेढ़ की शूट पे जाने वाली थी, गई भी नहीं थी, और बाहर छत पे खड़े हुए बात कर रहे थे, और उन्होंने खुद ही कहा कि चौबे अब तुम अपनी जर्नी खुद करो। तो it was done very amicably and very lovely, and I still maintain a very very wonderful relationship with him. हालांकि मुलाकात अब कम होती है कि हम अपने लाइफ काम में लगे सब। हाँ, तो वो है, but it was very clear also, because see, the thing is that the basis of our relationship, जो 10-11 साल काम तो किया, लेकिन उसमें से जो करीब 5 साल ना I was his assistant director. अब that is not going to change. Mentality मेरी change नहीं होगी ना। You'll always look up. I'll always look up, and now that
it just so happens that now I'm an independent thinking mind. I'm a director. I don't think like that anymore. And I am going to do what I'm going to do. If I feel this is right for the film, I'm just going to do it. And I don't need somebody to check me on that. So this is उनको भी एहसास होगा. I get the point. I think it's important. जरूरी है ना भाई. आप खुशी की बात यह है कि कोई उसमें मतलब कोई एक्रिमोनियस कुछ नहीं था. मुझे याद है एक रियलिटी शो टाइप का टैलेंट शो हम लोग लिख रहे थे यहाँ पर, तब तो उसमें एक बच्चा आया. हाँ. और उससे पूछा कि तुम बड़े हो क्या बनना चाहते हो. हाँ. किसी गेस्ट ने, कुमार सानू शायद गेस्ट थे कोई, तो कहा मैं बड़ा होकर असिस्टेंट डायरेक्टर. तो मुझे सडनली इस बात से वो बात याद है कि भाई मेरे लिमिट यही है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर बनना चाहता हूँ. तो बात खत्म हुई. और हमारे जमाने में असिस्टेंट को पैसे से मिलते नहीं थे. अब फिर भी थोड़ा बेहतर है. तो वो फ्यूचर देख रहा था कि मैं बड़ा होकर जो है असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा तो भी चलेगा, मुझे चल जाएगा. ठीक है. तो ये जो फिर अपनी जर्नी शुरू हुई, आपने उड़ता पंजाब बनाई. Around same time you decided to get into turning a producer. है ना? तो कोंकणा वाली फिल्म जो थी, was that the first film? Correct. Death in the Gunshot. वो पहली थी. और मजेदार बात तो ये है कि उस फिल्म की वजह से हम प्रोड्यूसर बने, not the other way around. वो कहानी बननी थी. हाँ. तो कहीं ऐसे ही उड़ता की बात है कि महानी और मैं बैठे थे और ऐसे ही बात करते करते एक बात निकली कि बहुत हो गया यार, आप खुद प्रोड्यूस करते हैं. और हमारा इंटेंशन ये था, बेसिकली ये था हमारा इंटेंशन प्रोड्यूसर, वो इच्छा क्यों हुई हमारी, इसलिए क्या, ताकि अपनी फिल्म बनाने के लिए. इट्स नॉट दैट वी वांटेड टू प्रोड्यूस बिकम प्रोड्यूसर, ऐसा कुछ नहीं था. हमारी खुद की जो फिल्म है उसमें हम खुद प्रोड्यूसर है. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है, मेरा तब ये मानना हो गया था, आज से 10 साल पुरानी बात है ये, कि मेरा मानना ये हो गया था कि डायरेक्टर को, राइटर डायरेक्टर जो है, उसको पैसा डायरेक्टर खुद ही हैंडल करना चाहिए फिल्म में. उसको पता होना चाहिए कहाँ पैसा खर्च हो रहा है, कैसे खर्च हो रहा है. तभी वो थोड़ा कंट्रोल रखेगा. उसको समझ में आएगा पैसे की वैल्यू, उसको कैसे खर्चना है. उसको पता है कि क्या चाहिए, उसको हाउ टू मैनेज. और ये नहीं है तो उसकी जगह मैं क्या कर सकता हूँ. एग्जैक्टली. अदरवाइज ऐसा लगता है कि एक आंख आपकी है नहीं. कि हमको तो शैंडलियर जो है ब्रसेल से मंगा के दीजिए. तो दैट वाज द रीजन, टू कंट्रोल द रिसोर्सेज ऑफ द फिल्म ऑन योर ओन, सो दैट यू आर अ बेटर डायरेक्टर. दैट वाज द रीजन. तो ये बात गई, ऐसे यूं हुआ था. फिर हनी ने मुझे फोन किया कि भाई ये स्क्रिप्ट पढ़ ले, बहुत कमाल की फिल्म है. कोंकणा तो हम बहुत साल से जानते भी थे, हमने ओमकारा के साथ काम किया था. तो स्क्रिप्ट हमें बहुत पसंद आई. और कोंकणा उस समय काफी वक्त से वो एक प्रोड्यूसर स्टूडियो ढूंढ रही थी, लेकिन उसको कुछ मिला नहीं था. And you were from, you brought up in Jamshedpur for a while and you. हाँ, रांची में तो रांची में रहे हैं, तो कहानी है. वही रांची से 50 किलोमीटर दूर है, हमने गए हैं. तो वो फिल्म बहुत अच्छी लगी. और क्या है कि कोंकणा की फैमिली से मैं बहुत करीब रहा हूँ. उनके जो फादर थे मुकुल शर्मा, बहुत ही ज़हीन इंसान, बहुत ही कमाल के आदमी, जर्नलिस्ट थे, राइटर थे. उन्हीं कहानी पे आधारित भी है डेथ इन द गंज. एक्चुअली एक एक्चुअल इंसिडेंट था, उस पर उन्होंने शॉर्ट स्टोरी लिखी, जिस पे कोंकणा ने फिल्म बनाई. एक थी डायन, एक फिल्म थी जिसमें मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर था, वो भी उनकी कहानी पे आधारित थी. तो बहुत बढ़िया शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और बहुत ही कमाल के इंसान थे, और उनके साथ मैंने बहुत वक्त गुजारा था. तो जब वो कहानी में कोंकणा ने मुझे दी पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ना शुरू किया और मुझे स्ट्राइक हुआ कि मुकुल ने, कोंकणा's father, had told me the same story 10 years back. And it was strange, to read कि कोंकणा ने कहानी बताई थी. तो मुझे एक पर्सनल कनेक्शन भी लगा. और कोंकणा ने लिखा बहुत अच्छा था. I was very surprised. Very few actors are able to write that well, and I somehow both of us had the confidence कि यार ये बंदी बनाएगी तो कमाल बनाएगी, because कोंकणा बहुत ही तेज दिमाग की, बहुत ही सुलझी हुई लड़की है. तो कोंकणा ने कहा यार मुझे तो प्रोड्यूसर मिल नहीं रहा. तो हनी ने बोली क्या हम बनाते हैं, और मैं हनी की शक्ल देख रहा हूँ भाई. तो इस वजह से हमने कहा ठीक है, फिर तो कंपनी बनाना पड़ेगी. कंपनी बनाई और उसके बाद उसका फाइनेंस का इंतजाम किया आई ड्रीम के साथ. और तब मैं चेतना, जो मेरी वाइफ है, तो हमारी शादी की बात शुरू हो रही थी उस जमाने में. चेतना हैड बीन द फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम इन दिस इंडस्ट्री. वो छोड़ना चाह रही थी. मैंने कहा ये तुम लास्ट फिल्म कर लो, मैनेज कर लो. तो शी ऑल्सो केम ऑन बोर्ड.
So it was like a, you know, just making film with friends. Yeah. इस टाइप का एटमॉस्फेयर था, छोटी सी फिल्म थी, अच्छी फिल्म थी। हाँ, लेकिन बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था। इतना अच्छा तजुर्बा हुआ कि हमें ऐसा लगने लगा शायद प्रोड्यूसिंग इज अ वेरी गुड थिंग टू डू। लिटिल डिड वी नो till पंजाब happened। तो as you said कि भाई ये जो बात है कि अगर मैं फिल्म बना रहा हूँ तो खर्चा भी मुझे पता रहे और मैं बेवजह खर्चा ना करूं, और मुझे मालूम है कि मेरी फिल्म के लिए क्या जरूरत है, तो उसके लिए मुझे किसी के आगे गिड़गिड़ाना भी नहीं पड़ेगा ना। मतलब मुझे चाहिए तो चाहिए, मैं फिर करूंगा अरेंजमेंट, और मुझे चाहिए तो मैं अपने आप अरेंजमेंट करूंगा। फिर आप जर्नी बढ़ती गई ऑब्वियसली इतनी। फिर ओटीटी आया। नाउ नोइंग योर नेचर, जो भी आदमी अब तक सुन रहा है अभिषेक चौबे को, अभी तक अगर कोई टिका रहा है, बीच में छोड़ के नहीं गया हमारे इंटरव्यू को, तो उसको लगेगा कि फियर्सली इंडिपेंडेंट आदमी है, अपनी मनमर्जी का आदमी है। और फिर ओटीटी में जो होता है कि सुनिए जरा पिच डेक बनाइए, एंड कैन वी डू दिस, जो टेलीविजन में होता था पहले। ओटीटी में शुरू में बहुत फ्रीडम थी, लेकिन मुझे मालूम है कि आज की तारीख में पर्दे का रंग नीला की और टाइप की बात भी हो जाती है। मैनेज करना और ओटीटी पर भी अपनी तरह की कहानियां बनाना, हालांकि ओटीटी में बहुत स्पेस है अलग कहानियों का, वो मैनेज करना कि जो जिस कंट्रोल से हटने के लिए यू बिकेम अ प्रोड्यूसर, वो कंट्रोल वापस किसी के हाथ में जाना। हाउ डिड यू डील विद इट? यार देखो क्या है ना कि अब टेक्नोलॉजी से तो लड़ नहीं सकते हैं। दूसरा क्या है, जब ओटीटी आज से कुछ 7, 8, 10 साल पहले शुरू हुआ था ना, तो हमें लगा ये तो कमाल की चीज है। हमें लगा कि ये तो भैया ये तो क्रांति आ गई है, क्योंकि आप जो है वो फ्राइडे का जो एक टिरनी होता है ना, उसको तोड़ रहे हो, है ना। अब फिल्म आपने कमाल की बनाई, लेकिन आपकी फिल्म की ओपनिंग भैया 2 करोड़ है, तो आप घटिया फिल्म करो। यही है ना, जो कि तो ये तो गलत बात है, लेकिन ओटीटी से आप उससे निजात पा गए, है ना। तो आपको लगा ये तो बहुत कमाल की चीज है। देखिए क्या है ना, जिंदगी में मुझे ऐसा लगता है, जो अब समझ में आई ये बात ना, जब भी कोई एक नई चीज आती है, स्पेशली टेक्नोलॉजी के, तो शुरुआत में ऐसा लगता है कि ये तो भैया दुनिया बदल देगी, लेकिन इन अ फ्यू इयर्स टाइम सेटल्स डाउन टू आवर लेवल ऑफ मीडियोक्रिटी। जैसे जब ट्विटर आया तो लगा भैया तहरीर स्क्वायर में क्या हो गया, देखो यार, देखो ट्विटर, अब ट्विटर बर्बाद कर दिया दुनिया। वही जो ओटीटी वो तो ही वॉकड विद द सिंक सेइंग लेट दिस सिंक इन, वो इट संक इन आफ्टर दैट। So exactly, so eventually everything boils down to our level of mediocrity, and it's kind of a sad story जो OTT की हुई है। खैर मैं बड़ी बेबाकी से कह रहा हूँ, हालांकि मेरा काफी लगता है OTT से काम बहुत हो रहा है वहाँ पे, लेकिन अब वो बात नहीं रह गई जो पहले 5-6 साल पहले थी। दूसरा, एक तो सीरीज का जो फॉर्मेट है ना, ये बड़ा कमाल का है। सिनेमा में हम कहानी कहते हैं, सीरीज में आप एक दुनिया बना सकते हो। ये बहुत कमाल की चीज है। आप अगर आप 2 घंटे में आप किसी कहानी को अगर कहना चाहते हो, 2-2.25 घंटे में, तो अगर मैं उसका लिटरेचर में उसका इक्वल देखूं तो 100 पेज की नॉवेला जैसी। मतलब बेसिकली लॉन्ग स्टोरी और नॉवल में जो फर्क है, वही फर्क है। अब नॉवल में आप एक्सप्लोर करते हो, कैरेक्टर बनाते हो, पूरा एक्सप्लोर किया जाता है, तो वो चीज है सीरीज में, तो वो मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा। हालांकि उसमें काम तिगुना होता है, इट्स बैक ब्रेकिंग, बट इट्स ऑल्सो वेरी रिवॉर्डिंग, बिकॉज हालांकि अब वो ओटीटी में बात रह नहीं गई, क्योंकि फॉर्मूला आ गया है। हाँ, फॉर्मूला आ गया है। और क्या हो गया है कि आई थिंक बिकॉज ऑफ अगेन वेरियस सॉर्ट ऑफ प्रेशर्स एंड सब्सक्रिप्शन मॉडल है, and government से भी प्रेशर है to control the kind of content that the films are being held at Netflix has held सेंसर सर्टिफिकेट चाहिए होता है फिल्म। हाँ, नहीं पर ओटीटी के लिए तो हाँ, मतलब एक मुझे मालूम है दिवाकर की फिल्म शायद अटकी पड़ी हो, तो हाँ, वो अलग कहानी है। वो कह रहा है मुझे वापस दे दो, वापस भी नहीं दे रहे हैं। अब क्या कि अब तो मुझे जहां तक लगता है कि ओटीटी का जो लैंडस्केप है वो फिल्म से ज्यादा ही कंजर्वेटिव हो गया है। तो अब ये नहीं है कि आप जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो बेबाकी से, अगर आपने अच्छा लिखा है। हाँ, जैसे सोशल मीडिया जब आया था तो लगा था कि अब आप बेबाकी से गाली दे सकते हो, किसी को कुछ कह नहीं सकते। मतलब ईदी अमीन वाली बात है ना, देयर इज फ्रीडम ऑफ स्पीच, देयर इज नो फ्रीडम आफ्टर स्पीच। तो सोशल मीडिया में तो ये हालत ही है। सो अभी वही ओटीटी का भी वही हुआ है। सो अब टाइटनिंग द स्क्रूज हैज हैपेंड। ऐसा नहीं कि आप कोई भी कहानी चाहते हो कह सकते हो। OTT, yes, there is a lot of interference by the platform,
लेकिन बाय इटसेल्फ मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि एज अ प्रोसेस मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्या, क्योंकि बड़ा ही वो एक ब्यूरोक्रेटिक तरीके से होता है कि भाई वो उन्होंने देखा आपका एडिट देखा या आपकी स्क्रिप्ट पढ़ी, तो उनके जो है फीडबैक लिखित फॉर्मेट में आएंगे 10-12। हो सकता है कि 10 पॉइंट में से 8 पॉइंट बेकार हो, लेकिन 2-3 बढ़िया भी मिले तो कोई बुराई नहीं है इसमें, तो प्रोडक्ट अच्छा हो जाएगा। एग्जैक्टली। और अगर इतने ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में कोई फीडबैक दे रहा है तो देन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू रिप्लाई टू दैट फीडबैक, यू नो, एज लॉन्ग एज द प्रोसेस इज आयर्नड आउट। वक्त ज्यादा मजा नहीं आया वाला फीडबैक नहीं आता, लेकिन इसमें मजा नहीं एग्जैक्टली ये नहीं है ना कि यार थोड़ा लंबा लग रहा है, मजा नहीं आया, कुछ वेग बातें नहीं हो रही, बड़ी बड़ी वो बहुत स्पेसिफिक पॉइंट करते हैं, बहुत महीन तरीके से उसको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उनका एल्गोरिदम है तो उस हिसाब से करते हैं। हालांकि उस एल्गोरिदम में काफी चीजें, एल्गोरिदम के तहत वो काफी चीजें बोलते हैं जो बड़ी बेवकूफी लगती है, लेकिन बट एटलीस्ट देयर इज अ मेथड टू दैट, यू नो, सो आई डोंट actually mind that too much, as long as somebody is being very specific and clear about what they're feeling, there is always a room for discussion. तो वो इंटरफेरेंस से मुझे प्रॉब्लम नहीं है। और मुझे सीरीज का फॉर्मेट भी अच्छा लगता है, लेकिन अब जो हुआ ना, मैंने कितना काम किया ओटीटी के साथ, हमने किलर सूप किया, वो शॉर्ट फिल्म्स की, हनी की फिल्म रात के लिए जो हमने प्रोड्यूस करी वो भी ओटीटी पे आई, तो अब थोड़ी कोफ्त होने लगी, बड़े स्क्रीन पे देखने का तमन्ना है आपकी, बड़ी स्क्रीन के लिए कुछ किया जाए, थोड़ा मौसम जो है बड़े स्क्रीन की जो हालत है, आपने चूंकि मेंशन इट इस वक्त जो पिछले 3-4 साल में जो हालत है, मतलब एक कारण तो ये है कि कुछ ढंग का आ नहीं रहा है, जो आ रहा है वो बहुत ही मतलब सॉरी टू से मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो इफ इट्स राइट, पर मुझे लगता है कि बहुत ही इडियट प्रूफ टाइप का कंटेंट बनने लग गया है। वही लोग जो पहले बहुत इंटेलिजेंट फिल्में बना रहे थे, इंटेलिजेंट फिल्मों का मेरा मतलब है कि जहां पे मुझे दिमाग चले ना, अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट है, ये अब बहुत ब्लैक एंड व्हाइट टाइप का है कि ये बुरा आदमी है, और बुरा है तो ये बुरा है, फिर हर चीज बुरी करेगा, तो सर भी खुजाएगा तो बुरा खुजाएगा, ये अच्छा आदमी है और ये सब कुछ, ये अगर थप्पड़ ही मारेगा तो अच्छा ही मारा होगा, इसने मारा है तो इसने किया तो अच्छा ही किया होगा। और बहुत लाउड और बहुत मतलब जैसे मैं कई सारी फिल्में जो हिट हुई हैं, मैं 20 मिनट में उठ गया, लेकिन वो चल रही हैं। अब वो चल कितना रही है, कितना वो फेक बिजनेस बताया जा रहा है, वो एक अलग बात है। दीगर है कि टिकट बुक किए जा रहे हैं या एक फिगर दिया जा रहा है, वो एक अलग इकोनॉमिक्स की कहानी है। लेकिन जो कंटेंट है वो डमिंग डाउन कंटेंट है। ये क्यों है इस वक्त? मतलब आपसे पूछना, जो बना रहे हैं उनसे पूछना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों है कि दर्शक को मान के चला जा रहा है कि बेवकूफी है, उसको सब कुछ रेडी टू मिक्स दे दो, गर्म पानी डालो और खा लो, ये पी लो, मतलब तुम्हें खाना पकाने, तुमको ये कोशिश भी ना करनी पड़ेगी, सर्व कर लो अपनी प्लेट में, वो मेहनत यार। वो क्या है कि यार ये इसलिए भी इतना ज्यादा अक्यूटली हम फील कर रहे हैं ना, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पिछले 15 साल गए हैं ना, मतलब कोविड के बाद 20 में आया ना, तो 20 से 15, 16, 18 साल पीछे जो जाओ ना, तो बहुत अच्छा टाइम था हिंदी सिनेमा का। अब देखते हैं, हाँ अब देखते हैं, तो उस समय जब थे तो हमें बहुत प्रॉब्लम थी, बट नाउ व्हेन यू लुक बैक अपॉन इट, एंड इफ यू टेक इट फ्रॉम द लेट 90s, द वेरी लेट 90s से लेकर के लगभग मिड 2015 2016 तक, 12-14 तक था, बहुत अच्छा टाइम था, बहुत अच्छी फिल्में बनी, इनफैक्ट कमर्शियल फिल्में भी बहुत अच्छी बनी, यू नो, जिस तरीके से जैसे राजकुमार हिरानी की, एग्जैक्टली, राजकुमार हिरानी की जैसे फिल्में थी, और काफी अच्छी फिल्में, सलमान भाई भी बजरंगी भाईजान कर रहे थे, हाँ, मतलब दंगल थी और सुल्तान थी, और सब अच्छी फिल्में बन रही थी। तो एक तो उसका अभाव महसूस होता है कि वो, और वो जनरली स्पीकिंग, another facet of that time I will tell you, I mean, producers and actors have always been powerful, but it was essentially a filmmaker-led market. Essentially a filmmaker. इम्तियाज की माप, exactly. Directors market, director industry थी. हाँ. Directors अपना काम लाके पिच करते थे, वो बनाते थे, उनकी एक छाप होती थी। अभी जो है वो producer-led market हो गया है। अभी director की identity वो हो गई है, थोड़ी पीछे में चली गई. That's why what you're seeing is you can't tell one film from the other. You can't tell any. Basically, if you take any period film of any warrior who fought against the Muslim invaders, you can't tell one director from the other. You can't tell one film from the other. And you don't even care who the director is.
एग्जैक्टली दैट्स द डिफरेंस दैट इज एग्जैक्टली। तो फिल्म की आइडेंटिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है, डायरेक्टर की आइडेंटिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई है, प्रोड्यूसर लेड मार्केट हो गया है, एंड आई to add to that, most actors are producers, so you know, so it's पैसे अपने लगे हैं। हाँ, तो so is that it's a perfect storm। ये जो हालत हुई है सिनेमा की, ये परफेक्ट स्टॉर्म में बहुत सारे चीजें हुई है। ऐसा ही एक इसी तरीके का टाइम 1980 के दशक में भी आया था। हाँ, जब वाइट चिपकी पैंट्स वाला जब वीडियो आया था, वीडियो पायरेसी ये सब अचानक एक्सप्लोड किया था, और तब भी आप देखिए तो दक्षिण भारतीय सिनेमा सर्वोपरि था। तब भी आप देखिए तो वो जितेंद्र जयाप्रदा वाली फिल्में, तोहफा और हाँ, तो कल से की रीमेक्स हुआ करती थी, प्रोडक्शन हाउसेस भी साउथ के थे सारे, तो वो एक दौर आता था। अमिताभ की फिल्में भी, अमिताभ वो इंकलाब वगैरह जो श्रीदेवी आई, जयाप्रदा आई, हाँ बिल्कुल, यू नो, तो वो सिमिलर टाइम मुझे ऐसा लग रहा है। और इसमें एक नई जो पावर आई है जिसने ऑडियंस का कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर दिया है, वो है स्ट्रीमिंग। ओटीटी ने बहुत कंजम्पशन पैटर्न चेंज कर दिया है। जो सबसे जो मुझे बात जो हर्ट करती है, जो मुझे बुरा लगता है कि यार ये जो एक मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा था, जिससे हम आते हैं, मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा, जिसको कह लीजिए कि उसमें कुछ कमर्शियल एलिमेंट्स हैं लेकिन हार्डकोर कमर्शियल फिल्म नहीं है, मतलब एस्केपिस्ट सिनेमा ही बचा है ना। हाँ, वो खत्म हो गया, लेकिन जो मिडिल ऑफ द रोड था, हाँ, मध्य धारा का जो सिनेमा था वो खत्म हो गया। उसको बोला अब आप ओटीटी में, हाँ, दैट आई थिंक हैज रियली नेगेटिवली इंपैक्टेड द इंडस्ट्री। जबकि ये फॉल्स है। ये जो अजम्पशन है हमारा कि अगर आपकी फिल्म में कुछ एक स्पेक्टिकल नहीं है, अगर आपकी फिल्म में वो लाउड एंड मास एंट्री नहीं है या लाउड गाने नहीं है, तो आप ओटीटी पे जाओ, ये विचारधारा गलत है। क्योंकि जो विक्रांत की फिल्म थी, जो विनोद चोपड़ा साहब ने बनाई, कमाल की फिल्म थी, कमाल की फिल्म थी, और उसमें कुछ ऐसा नहीं था, सीधी सादी फिल्म थी, और इतना अच्छा बिजनेस किया। तो क्या छोटी फिल्म है, क्या मिडिल ऑफ द रोड फिल्म, विल दे डू वेल इन द थिएटर? आई थिंक दे विल। भाई आयुष्मान खुराना's films, all these films are like they were doing well till 5 years ago, right? like in 80s you had the Amol Palekar cinema. हाँ, Amol Palekar, Farooq Sheikh cinema. Yes, you know, you had Chashme Baddoor coming out, you had Jaane Bhi Diyaro coming out. Yes. At the same time, NFDC was active. Yeah. है ना, you had Shatranj Ke Khiladi coming out also. Yeah. Because NFDC was active. That's one. The government was supporting the independent cinema. Yeah, and now the government is against cinema, not just independent cinema. नहीं, एक वो वाली थ्योरी थी जो हम लोग पिछली बार बात कर रहे थे कि भाई मेरी जेब में जब पैसे कम हैं तो मैं दुखी हूं, और मैं जाके पर्दे पे भी दुख क्यों देखूं? मुझे सेंस ऑफ विक्ट्री आना चाहिए। अच्छा, पहले सेंस ऑफ विक्ट्री जो आता था वो अंडरडॉग की कहानी होती थी कि साहब मैं फेंके वो पैसे नहीं लेता, मतलब वो वाली कहानी थी ना कि मैं, तो वो एक आदमी रिलेट करता था कि आई एम राइजिंग फ्रॉम हियर। वो एक अलग नैरेटिव था कि सच्चा प्यार गरीबों का, है ना, अमीर लोग प्यार ही नहीं कर सकते। उस जमाने में एक और चीज थी ना कि तब हमें लगता था कि हम सोशलिस्ट इंडिया है। हाँ, तो एवरीथिंग हैड टू रिफ्लेक्ट सोशलिस्ट वाला जो एक वो होता है। अब हम सोशलिस्ट है, हम पूंजीवाद देश है, हम न्यू इंडिया, अब हम न्यू इंडिया है, हमसे कोई पंगा नहीं ले सकता। तो वो सिनेमा हम आपको दिखा रहे हैं। तो वही अप्रोच है। थोड़ा सा पर्सनल बात कर लेते हैं व्यक्तिगत जीवन में। मतलब हर आदमी का एक हाथी के दांत दिखाने के भी होते हैं, खाने के भी होते हैं। तो अभिषेक का जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था। तो वहां से फिर आप झारखंड, तब झारखंड नहीं था, हाँ, मतलब साउथ बिहार था। हाँ, तो झारखंड तो मेरे छोड़ने के बाद बना, मतलब तो साउथ बिहार, साउथ बॉम्बे, साउथ बिहार टाइप तो साउथ बिहार में रहे, फिर हैदराबाद में पढ़ाई पूरी हुई, फिर आप दिल्ली आ गए। ये कीड़ा, मतलब मैं तो जानता हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड के लिए कि ये कीड़ा कि यार मैं मुंबई जाऊंगा, मैं फिल्म बनाऊंगा, ये कब दिमाग में घुसना शुरू हुआ? मतलब होता ना कि मैं बड़ा होके असिस्टेंट डायरेक्टर बनूंगा, मैं बड़ा होके कंपाउंडर बनूंगा, मतलब कुछ सपने होते हैं हर आदमी के कि मैं ये करूंगा। और कुछ लोग होते हैं जो मान लेते हैं कि मुझे तो आता है, मैं तो कर ही लूंगा, जाऊंगा। तो ये कीड़ा कि मैं ये काम करूंगा, मुझे शायद इसमें खुशी मिलेगी, क्योंकि तब तो शायद ही होता है, पता नहीं होता है। आप कुछ देखे दिखाए सुने सुनाए वर्ल्ड पे चल रहे होते हैं। और इन योर केस आई नो इट वाज नॉट द ग्लैमर, इट वाज नॉट द मनी, एज यू सेड राइटली, इट वाज समथिंग एल्स। ये कब घुसा, कैसे घुसा, और जब घुसा और जब ये डिसीजन हुआ, सेकंड पार्ट, क्योंकि फिर आप एक बात पूछते हैं, जब ये तय किया गया कि चौबे जी का लड़का जो है वो डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनेगा, उसने सोचा है कि मैं मुंबई जाऊंगा
तो चौबे जी का रिएक्शन क्या था? मतलब अंकल आंटी का पहला रिएक्शन क्या? बाद में तो आई नो दे बीन अ बिग पिलर ऑफ सपोर्ट, बट शुरू में क्या रिएक्शन था? या तुमको बता रहा हूँ, फनी लग रहा है, तुम्हें सब पता भी है, बट अयोध्या में पैदाइश हुई, लखनऊ मेरा ननिहाल है, तो और तो तुम्हें तो पता ही है, तुम भी लखनऊ के हो, कि वहां पे सिनेमा का क्या असर है ना। और अब थोड़ा कम हो गया मुझे ऐसा लगता है, आज मैं जब देखता हूँ, लेकिन उस जमाने में जब 80s और 90s में व्हेन वी वर ग्रोइंग अप, तो भाई दीवानगी थी। दीवानगी थी, मतलब गाना अगर पसंद आया तो दोबारा चलवा जाता था, या फिर से लगाया जाए, उस टाइप का लगाया जाए। और मतलब मुझे तो इस तरीके के किस्से याद हैं जो मेरे परिवार में हुए, मैंने नहीं किए, मेरे पेरेंट्स की जनरेशन में, मेरे चाचा मामा लोग, कि किसी को बता नहीं सकते सिनेमा देखना है। तो सब्जी लेने के लिए भेजा, तो गए और 12 में फर्स्ट हाफ देख के आ गए। फिर शाम को निकले सेकंड हाफ को देखना है। और उसमें डर था कि एक बार हमारे सीनियर मित्र है लखनऊ में, वो भी अयोध्या से ही हैं, मधुकर उपाध्याय, बहुत बड़े लेखक हैं, काफी सिंसियर आदमी है। वो कहते हैं हम लोग के टाइम में ना ये था कि रिक्शा वाला ना देख ले, रिक्शा वाला बता देगा घर जाके। एग्जैक्टली, यस कि वो सिनेमा हॉल के बाहर खड़ा है। मतलब आपको ये डर था कि पिक्चर देखने गए हो। अच्छा, तो उस वजह से क्या होता था कि मेरे घर परिवार में सिनेमा की बातें बहुत हुआ करती थी, जिसको हम कहते हैं ना सनीमची लोग। तो इतनी बातें हुआ करती थी, आप समझो आप 6-7 साल 8 साल के हो और आपके आजू बाजू सिर्फ सिनेमा की बातें हो रही है, तो क्या बच्चे पे बुरा असर ही पड़ेगा ना, तो वो पड़ गया। तो एक तो बहुत ही छोटी उम्र से सिनेमा को लेकर एक फैसिनेशन हो गया। और देखा भी जाए तो जब मैं गर्मी की छुट्टियों में आप यहाँ हो और बाकी आप जिंदगी जो है रांची या जमशेदपुर, थोड़ा बहुत पटना में भी, क्या करोगे आप? मनोरंजन के क्या माध्यम है? कुछ है नहीं, जो है सिनेमा है और क्रिकेट है, एक बच्चे के लिए, है ना। तो दीज आर टू थिंग्स दैट मोस्ट चिल्ड्रन आवर जनरेशन आर ऑब्सेस्ड विद। वी वर ऑब्सेस्ड विद दोस टू थिंग्स। और कॉमिक बुक है, चाचा चौधरी है, बहुत है। और सो सिनेमा वाज समथिंग, जब जाते थे तो एक तो मुझे, जब हम फिल्म देखने जाते थे उन सिंगल स्क्रीन्स में और अंधेरा होता था और प्रोजेक्शन आता था, एक बहुत ही एक आजादी का सेंस महसूस होता था मुझे बचपन से ही। मुझे लगता था, मुझे खुशी मिलती थी। अब वो दैट स्टार्टेड ग्रोइंग एंड देन यू कीप ऑब्जर्विंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्क्रीन। छोटी उम्र में कुछ समझ में नहीं आ रहा है, धीरे धीरे व्हेन यू वाचिंग यू स्टार्ट एनालाइजिंग व्हाट इज हैपनिंग ऑन स्क्रीन, एंड वेरी सून आई रियलाइज्ड दैट इट वाज नॉट the glamour part of it that जिससे मैं प्रेरित हो रहा हूँ, मुझे उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे इंटरेस्ट था कि ये सीन कैसे किया जा रहा है। So it was how the scene was being staged, or how it was being blocked, how the camera was moving, all those things मुझे जो वो पकड़ में आने लगी, वो इंटरेस्ट लगी। उसका कोई समझ नहीं थी मुझे, लेकिन वो जिसको कहते हैं ना बेसिक विजुअलाइजेशन, उस पर इंटरेस्ट आया। बताने की हिम्मत नहीं थी। वक्त बीतता गया और मैं इधर से उधर, जब हॉस्टल में गया, पुरानी जगह गया, आई इंटरेक्टेड विद अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ वर्ल्ड, जो एक बड़ी इंसुलर काइंड ऑफ अपब्रिंगिंग थी यूपी बिहार की। आप आंध्र प्रदेश चले जाते हो, उसके बाद दिल्ली चले जाते हो, तो आपका होराइजन्स वाइडन होते हैं, यू मीट पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। तो वो एक हुआ। और हैदराबाद में एक्चुअली मैंने इंग्लिश सिनेमा देखना शुरू किया। उसके पहले 1-2 रैम्बो टाइप की फिल्म देखी, उससे ज्यादा नहीं देखी, जिसमें डायलॉग समझ में नहीं तो भी चलेगा, समझ में नहीं आता तो भी चलेगा, मतलब मारपीट हो रही है ना, तो ठीक है यार। तो उसके बाद हैदराबाद में थोड़ा सिनेमा देखा। दिल्ली आए तो फिर वो फ्रेंच, जर्मन, जापानीज ये सब देखा। और बाय विच टाइम आई द बग हैड बिटन मी। मैं दरियागंज में जाते थे तो मैं स्क्रिप्ट, वुडी एलन की 3 स्क्रिप्ट मिल जाएंगी या क्विंटन टैरेंटिनो की स्क्रिप्ट मिल जाएंगी। तो कितनी सारी फिल्में मैंने देखने के पहले पढ़ी है। So then the bug had bitten me properly. I did not technically know anything, but I used to dabble। मैंने हिंदू कॉलेज की वार्षिक जो मैगजीन होती है, उसमें सब लोग कहानियां ऐसे लिखते थे, मैंने स्क्रिप्ट लिख के भेजी थी, जो कि पब्लिश भी हुई थी। So that's how it was। फिर दिल्ली में नाटक भी किए हमने। धुआं किया था आप लोगों? हाँ, धुआं तो लेजेंडरी था। धुआं का तो लेजेंडरी था। लेकिन धुआं से फायदा बहुत हुआ था। मैं भाई धुआं का किस्सा बता दूं। एक नाटक हो रहा है स्टेज पर हिंदू कॉलेज का, पर्दा जल गया था यार। हिंदू कॉलेज का पर्दा जल गया था। तुम ही बता दो। नहीं मुझे तुम बताओ। सो धुआं हो गया था बेसिकली, सब कुछ वहां पर।
तो हाँ, यू वर सेइंग समथिंग कि तुम्हें फायदा बहुत हुआ। हाँ, तो क्या हुआ कि वो जो लाश उठती है वो भी इसी में था ना? धुआं में ही तो था। हाँ, तो लाश जो है, एक लाश है, वो जो लाश लेटी हुई है और लाश सीन चेंज करना है। सीन चेंज होना है, लाश को रियलाइज हुआ गलत जगह लेट गई है। तो अभी लाइट्स ऑन है और लाश उठती है और उठ के बगल में फिर लेट जाती है कपड़ा पकड़ के। तो उससे फायदा बहुत हुआ मुझे, क्योंकि मैंने इंग्लिश थिएटर वहां किया था, जो हिंदू में जो हमारी ड्रामेटिक सोसाइटी थी इंग्लिश की, मास्क, उसमें हमने एक दो नील साइमन के प्लेस किए थे, लेकिन धुआं करने की वजह से मैं एक्ट 1 में गया, एनके के पास। तो वहां मैं और हमारे परम मित्र संजय रावत, हम दोनों जो थे वो हम लोग करीबन 6-8 महीने 1 साल के करीब वहां पर थे। तो दैट वाज वेरी, हालांकि मुझे एक्टर तो नहीं बनना था, और अगर जरा सा भी इंटरेस्ट आया होगा तो किसी ने, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में मैंने एक शो किया था, ग्रेट इंडियन शो का, एक्ट 1 का, किसी ने वीडियो रिकॉर्ड किया था, तो मैंने अपने आप को देखा उसमें, तो वो बात क्लियर हो गई कि एक्टिंग नहीं करनी है। मैंने स्टेज पे देखा था। तो वो बात तो तय थी कि एक्टिंग तो नहीं करनी है, लेकिन जस्ट द sheer knowledge of being in front, of an audience and performing, it has actually helped me a lot, because today I understand an actor's problem. So you need to know camera to tell the camera person कि मुझे ये frame चाहिए, तो you need to know the frame to tell. Exactly. So how vulnerable an actor is, in front of an audience or in front of the camera, वो मुझे बात समझ में आई, उसकी वजह से आज भी मुझे समझ में आती है कि how, हमें लगता है एक्टर टैंट्रम थ्रो कर रहा है, आमतौर पर वो नहीं होता है, आमतौर पर कॉन्शियस होता है, वेरी, हाँ, इट्स वेरी वल्नरेबल, हाउ इट्स गोइंग टू अपीयर, बिकॉज सबसे बड़ा औजार तो वही है ना आपकी कहानी का। सो वो फायदा हुआ, बिकॉज एक्ट 1 में गया तो 1 साल एनकेजी के साथ काम करके बहुत कुछ सीखने को मिला। बट ये बात भी क्लियर, बाय दैट टाइम आई वाज क्रिस्टल दैट आई एम गोइंग टू गो टू बॉम्बे। तो जब हाँ, तो क्या हुआ कि भाई बॉम्बे जाना, मैंने पिताजी को ये बात बता दी थी in a conversation when I had gone home, and I think he was mildly amused, and he told, मेरी माताजी को भी बताया, उन्होंने थोड़ा हंसी खेल में थोड़ा साइड कर दिया, he is just getting a little, वो फेज आता है, सर्विस फैमिली के लोग हैं, बहुत ही मिडिल क्लास, मतलब मिडिल क्लास वाले मिडिल क्लास, स्कूटर वाला मिडिल क्लास, तो उनको लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा आया है। So they kind of mildly amused. They did not display any anger or anything. That's why my parents are not like that anyway. फिर उसके बाद उनको लगा लड़का तो सीरियस है, साला कुछ कर ही नहीं रहा है। और कैट होता था ना हमारा कॉमन, हाँ, तो एमबीए के लिए सब लोग एमबीए करते थे ना तब, हमारे फैशन में था उस टाइम। हाँ, तो पिताजी का फोन आया, बोला कि मैं कैट का फॉर्म ले रहा हूँ तुम्हारे लिए। मैंने कहा 800 रुपए का फॉर्म है, आपके पैसे है, आप खर्च दीजिए, मुझे क्या है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे बट यू नॉट गोना टेक द टेस्ट, आई सेड नो, तो वैसे भी पढ़ा नहीं हो, क्या क्या लिखूंगा, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, बिकॉज आई एम गोइंग टू बॉम्बे, आई हैव डिसाइडेड दैट आई एम गोइंग टू बॉम्बे। वंस आई मेड दैट डिसीजन, वहां पे कुछ वो था नहीं, मतलब आई डोंट थिंक माय पेरेंट्स रियली प्रोटेस्टेड। एक ये चीज हो गई थी, मास कम्युनिकेशन नाम का मुर्गा आ गया था, तो कुछ कहने के लिए हम क्या बताएं, ये क्या करने जा रहे हैं। हाँ, उनको ज्यादा चिंता थी कि बाकी लोग को क्या बताएंगे। तो वो मास कम्युनिकेशन साउंड वेरी एसोटेरिक, इट्स टू इंग्लिश आल्सो। मैं अयोध्यावासी को किसी बोला मास कम्युनिकेशन 1998 में, तो उनको लगे कुछ बड़ी चीज है। तो उन्होंने मास कम्युनिकेशन कोर्स में यहाँ दाखिला हो गया मेरा। 1 साल दाखिला ही हुआ, मतलब पढ़ाई लिखाई तो पढ़ाई होती भी, मतलब 2 घंटा टाइप की पढ़ाई होती थी। बट आई डिड नॉट, आई मेट चेतना था, I met my future wife there, yes, and that's basically what I did. I basically you met her. I scored. I mean, I just got my future wife, and ये वाला काम हो गया। बाकी देख लेंगे। या वहां से जर्नी शुरू हुई। या तो अब एक सवाल जो मुझे लगता है कि मुझे अभिषेक चौबे से पूछना चाहिए, और मैंने कभी ये पर्सनली बात की नहीं है, तो ये जेन्युइनली एक वो वाला सवाल है कि हाँ, नया सवाल। मतलब I know your favorite directors and I know the films that you used to like before you became a filmmaker, and ऐसा कुछ करेंगे टाइप का। अभी जो कंटेम्पररी सिनेमा है, और मुझे मालूम है, अभी हम सारी बात कर रहे थे कि सारी फिल्में ऐसी दिखती हैं, we can't tell, पर अभी के जो डायरेक्टर्स हैं, and I'm saying हमारी जनरेशन के, मतलब हमसे सीनियर्स तो जो है, हमने विशाल की बात की, अनुराग की बात, ये लोग थे पहले से, इन्होंने एक बेंचमार्क सेट किया। अभी जो लोग कुछ काम कर रहे हैं, मतलब होता ना यार, ये आदमी के संग, मतलब हो सकता है शायद आप जानते भी नहीं हो पर्सनली, ना मिले हो कभी, पर काम करते हैं कि छोटी सी इंडस्ट्री है, तो होता है यार, इसका काम मुझे, मतलब आई लाइक वाचिंग हिज फिल्म्स, अपने अलावा
sometimes you work and you don't like watching your film yourself कि यार Yeah. ठीक है मैंने बना दी, हाँ मेरा काम खत्म हो गया, मैंने It's अपने very आप को- difficult to watch your own हाँ, films. Yeah. मैंने अपने आप को व्यक्त कर दिया, मैं खर्च भी कर दिया, अब मैं हो गया। पर किसी और की फिल्म ना, आज की जो फिल्में आ रही हैं, there must be some film that you must be enjoying. Oh yeah, of course. तो No. वो I would like to know that. I mean, ये जो सिनेमा की जो गति हुई है, इससे टैलेंट का कोई लेना देना नहीं है। हाँ। टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट बहुत है, हाँ। बहुत है। तो मेरी ही जनरेशन के कितने फिल्म मेकर्स हैं जिसके लिए बहुत मुझे बहुत प्यार और बहुत ही रिस्पेक्ट है। कली में था उसके साथ, विक्रम मोतवाने हैं। हाँ। कमाल का काम। हम we know each other for the last 20 odd years, so I mean we followed each other, like each other a lot. सुदीप शर्मा मेरा दोस्त, जिसने मेरे उड़ता पंजाब और सोन चिड़िया मेरे साथ लिखी, उसने पाताल लोक बनाया है, कोहरा बनाया है। मेरे ख्याल से वो एक नई टाइप की राइटिंग, एक नई टाइप का वो लेके आया। अब वो डायरेक्टर भी बन गया, कोहरा का उसने डायरेक्ट किया। आई थिंक ही इज सुप्रीमली टैलेंटेड। कनु बहल का काम मुझे बहुत 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 ज्यादा पसंद है। आई थिंक कनु बहल at any other era, in the NFTC era, he would have been one of the greats. वो ये तो हमारी ट्रेजेडी है कि हम जो है अल्टरनेटिव और इंडिपेंडेंट स्पेस को हम ज्यादा इज्जत नहीं देते आज के जमाने में। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर सच फिल्म मेकर्स, बट आई थिंक कनु इज अ सिंगुलर टैलेंट। आई मीन ही इज अमेजिंग। और भी अविनाश अरुण है, जिसने किला बनाई है या थ्री ऑफ अस बनाई है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठहराव वाली फिल्में भी हाँ बन रही है। और हिंदी सिनेमा में तो है ही, लेकिन बाकी जैसे मलयालम सिनेमा में बहुत, हमने मलयालम फिल्म प्रोड्यूस की लास्ट ईयर रिलीज हुई, अंडर करंट। डेब्यूटेंट डायरेक्टर है क्रिस्टो टॉमी, उस कमाल की फिल्म बनाई है, बहुत ही बढ़िया फिल्म है। अमेज़न पे है, प्लीज देखिए, आप शेमलेसली प्लगिंग। तो मलयालम में बहुत कमाल का काम हो रहा है, तमिल सिनेमा में कमाल का काम हो रहा है, इंडिपेंडेंट स्पेस में बहुत अच्छा काम हो रहा है। इंडिपेंडेंट वॉइसेस मतलब मलयालम में जेन्युइनली बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा सूक्ष्मदर्शनी वगैरह जो बहुत ही कमाल का काम। और मैं हर आयाम, इट्स नॉट जस्ट की आर्टिस्टिक सिनेमा, कमर्शियल सिनेमा में बहुत कायदे का बनाया जा रहा है। वो लोग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। आई थिंक इट्स अ रेनेसांस इन मलयालम सिनेमा। हमेशा से मलयालम सिनेमा अच्छा रहा है, लेकिन अभी जो हो रहा है वो काफी एक्सेप्शनल है। हिंदी सिनेमा इज गोइंग थ्रू अ लल, बट आई डोंट थिंक कि ये प्रतिभा का कोई अभाव है जिसकी वजह से हो रहा है। It's just that we are choosing, to the line. पर क्या रास्ता क्या है? मतलब भाई सब दिन एक समान तो होते नहीं ना नितिन, सब चीज साइक्लिकल होती है। If we are talking about it so much, I think it's already on its way. I think तो मेरे ख्याल से वो यूं होता है कि भाई जब छोटे थे तो क्या उस टाइप की फिल्में आती थी, खतरों के खिलाड़ी टाइप की फिल्में आती थी। हम लोग मजाक करते जब मौत द डेथ, मौत द खोपड़ी द स्कल। लेकिन एक कयामत से कयामत आई और उसके बाद सारी लव स्टोरी बनना शुरू हो गई। तो समथिंग कम्स एंड जस्ट एक्सप्लोड्स एंड समथिंग कम्स। सो आई थिंक सो अभी वो तानाजी और छावा और अभी वो सब चल रहा है। एक दूसरे मिजाज की फिल्म आएगी और वो दूसरे मिजाज की फिल्म पसंद की जाएगी और अचानक से मौसम बदल जाएगा। ऐसा होता है, and people have understood it also. In fact, in my conversations with some producers and in fact OTT platform people also, there is a definite intention कि भाई ये जो भेड़चाल चल रही है इससे कुछ अलग करने का टाइम आ गया है, और वो किया भी जा रहा है। अब वो क्या लगेगा क्या नहीं लगेगा वो अपनी। हाँ, पर वो भेड़चाल एक अच्छी बात है कि वो जो भेड़चाल में भी चली वो 2 ही 3 फिल्में हैं, या बाकी तो सिर्फ मतलब प्रमोट भी की गई, टॉप लेवल से भी प्रमोट की गई, लेकिन हुआ नहीं कुछ उनका, लोग देखने नहीं गए, है ना। तो वो भी एक बात कहता है कि लोग इतने भी मतलब वेले नहीं है कि जब जो कहोगे वो झाँकोगे वहाँ, मतलब ठीक है। अभी ऑडियंस का मुझे जहां तक लगता है कि ऑडियंस का थोड़ा सा जो है मेंटालिटी चेंज हुआ है। ये कहना कि ऑडियंस डम है, ऑडियंस की वजह से हो रहा है, ये तो बेवकूफी की बात है। लेकिन ऑडियंस को डम डाउन किया जा रहा है क्योंकि भाई जो प्लेट में होगा वही खाएगा। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ। तो प्लेट में होगा वही खाएगा ऑडियंस के। बट डेफिनेटली ओटीटी के आने की वजह से डेफिनेटली द मैनर इन विच जो ऑडियंस देखती है या टेस्ट चेंज हुआ है, थोड़ा चेंज तो हुआ है। टेस्ट चेंज हुआ है, इट्स नॉट जस्ट टेस्ट चेंज हुआ है, सेम कहानी को एक्सपीरियंस करने का नजरिया बदल गया है। सो दे डोंट वांट टू मच एक्सपोजिशन, दे डोंट वांट मोमेंटम बहुत चाहिए, बहुत सारी चीजें। जैसे एक सीरीज आती है ऑफिशियली राइट्स लेके बनती है, आई थिंक इट वाज नाइट मैनेजर, करेक्ट। अब एक प्लेटफॉर्म ने हिंदी में नाइट मैनेजर की बड़ी कास्टिंग थी, अनिल कपूर थे, सब लोग थे। उसका 3-4 एपिसोड आया, जो आधा तक आया था, तब तक दूसरे प्लेटफॉर्म ने ओरिजिनल वाला लाके डाल दिया। अच्छा, ऐसा हुआ था क्या? हाँ, उसके राइट ले लिया।
अब मैं तो ऑडियंस हूँ, हाँ, मुझे मैंने कहा अच्छा ये तो नकली माल था, असली देखें, असली देखा, असली ने दोनों सीजन डाल दिए थे, मैंने देख लिए। अब मैं वापस आऊंगा ही नहीं इस पे। अगर मैंने 24 अंग्रेजी में देखा है, क्योंकि पहले तो देखने को नहीं मिलता था ना, फिर टॉरेंट वॉरेंट से डाउनलोड करो, ये करो वो करो, तो अब तो सब सामने है आपके पास। तो आपने अगर 24 अंग्रेजी में देखा है तो फिर आप हिंदी में क्यों देखोगे उसको दोबारा, या ये देखने देखोगे अच्छा क्या अलग किया आपको, कि नहीं यार वही तो ट्रांसलेशन ही तो क्यों क्यों देखेंगे। सो आई नो व्हाट यू सेइंग कि मेरे पास वो ताकत है कि मेरे पास अवेलेबिलिटी है उस कंटेंट की जो मैं देख सकता हूँ, और वहां से मेरा पैटर्न चेंज हो सकता है, ये कहानी ऐसे भी कही जा सकती है। थैंक यू सो मच। जो काम टाइम मैंने कमिट किया था मैं कमिट कर देता हूँ, तो सीरीज सुनता हूँ। बहुत मजा आया अभिषेक, बहुत मजा आया यार। उम्मीद है कि बादल छटेंगे और क्या कहते हैं कि पंजाब फिर उड़ेगा। हाँ यार, बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।